आप सभी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे कुनाज क्लासेस में। और दोस्तों बस अभी मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके साथ कंबाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, मतलब एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। और वो टोटल वीडियो ही करप्ट हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी कुछ उसमें। मुझे मैंने चेक किया रिकॉर्ड करने के बाद, वैन आई चेक तो कोई वॉइस ही नहीं थी, कुछ माल फंक्शन हो गई थी, फाइल करप्ट हो गई, आई डोंट नो। तो चैलेंजिंग है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। बट जो भी मुश्किलें हैं, आई एम रेडी टू फेस इट विथ ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल। ये छोटी सी चीज़ आपको इंसिडेंट आपको लिए आपके साथ में शेयर करना चाहता था, ताकि जो इस जर्नी में हम साथ चलें, इस जर्नी में होने वाले हाईज लोज पेन्स एंड अफेक्शन और जो भी चीज़ें आएंगी वो हम साथ मिलकर देखें। तो जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली फेस इट विथ ऑल माई स्ट्रेंथ फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, विथ योर लव, विथ योर सपोर्ट। और आई एम थैंकफुल फॉर यू ऑल, जो भी प्यार, जो भी आप मेरे चैनल्स में मेरे वीडियोस को दे रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव। एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो एंड आई वेलकम बैक यू ऑल विद ऑल माय हार्ट। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक हमने देख लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आप देखेंगे थोड़ा सा रिकैप। अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकैप हम करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम देखेंगे 773 से जो हमारा कारवां शुरू हुआ था, और जो हमने पढ़ा था कि जो डबल गवर्नमेंट, जो बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था में जो खामियां थी उसे ख़त्म करने के लिए ये 773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दैट्स व्हाई इट वाज नोन इन रेगुलेटिंग एक्ट। वहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, जो सत्ता का केंद्रीकरण था हुआ। उसके बाद से हमने काफ़ी सारे एक्ट्स पढ़े। 1833 का एक्ट था, यहाँ पे आया था हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। 1833 में हमने देख लिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। फिर हमने 1853 के एक्ट में देख लिया था कि जो एक सदृढ़ शासन, जो एक झलक हमने कहा था कि भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक झलक वहाँ पे देखने मिली थी। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा कि 1861 में जो व्यवस्थाएं, लगभग व्यवस्थाएं वही स्थापित कर दी गई जो अंग्रेजों की में थी, और पोर्टफोलियो सिस्टम हमने उसमें देखा था। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, प्लीज़ उसको एक बार जाएं और रिपीट कर लें। और फिर हमने देखा था 1892 में जो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था हुई थी, अंग्रेजों ने किया था। और फिर हमने 1900 में देखा था सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था हुई थी, और लोगों का, भारतीय लोगों का कानून बनाने में प्रवेश हुआ था मंत्रिमंडल में। और फिर हमने 1919 का एक्ट देखा था, जिसमें डायर की द्वैत शासन की व्यवस्था हुई थी प्रांतों में। और अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए भी दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो अगला एक्ट था वो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 था, और फिर तो हमें आज़ादी मिल ही गई, है ना। सो यहाँ से हम देखेंगे कि चीज़ें कैसे हुई सेप 1935 के एक्ट में। वो क्या चीज़ें थी जो कि आज भी हम अपने जब व्यवस्था को देखते हैं, गवर्नेंस को देखते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें हमें मिलती हैं। और अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें कि हालातों में एक्ट ऑफ 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था दोस्तों। और ब्रिटिश के साथ वार्ता करने के लिए हमारे महात्मा गांधी भी गए थे। और चीज़ें इतनी इंटेंस हो गई थी कि अभी अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो भारत अपनी आज़ादी की मांग को छोड़ दे, या फिर हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उनके ऊपर दे दें ताकि उन्हें एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई हम बात तो हमारी आज़ादी की ही लगभग हो गई, हम लगभग तो आज़ादी हैं। तो अब अंग्रेजों के पास दो ही चीज़ें बची थी, दो ही हथियार बचे थे, और उसमें से एक हथियार उन्होंने चलाया, जिसको हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ 1935। और इसमें देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद इन जो इंडियन ने दिग्भ्रमित हो जाए, बट हुए नहीं। वी स्टूड फॉर यूनाइटेड फॉर आवर इंडिपेंडेंस एंड वी फॉट एंड वी गॉट इट। तो हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की जो प्रोविजंस थे उसके अनुसार प्रांतों में 1937 में चुनाव भी हुआ था और कांग्रेस जीती थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं वन एक एक करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1925 में क्या क्या प्रोविजंस थे। ओके, तो देखते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई थी, बट इट डिडंट कम इनटू बीइंग, इट वाज नेवर एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज ऑल इंडिया फेडरेशन में बात हुई थी कि भाई जो 1919 में ही हमने देखा था कि जो शक्तियों का विभाजन की बात हुई थी, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। बट इसमें कहा गया कि भाई 3 सूचियाँ बनाई जाएंगी, स्टेट सेंटर लिस्ट, यूनियन या मीन्स यूनियन लिस्ट, यूनियन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 सूचियाँ बनाई जाएंगी, 3 लिस्ट बनाई जाएंगी। और स्टेट और सेंटर के बीच में एक पावर का डिवीज़न कर दिया जाएगा। एक ब्रिटिश इंडिया का जो सेंटर है वो रहेगा, और जो स्टेट्स हैं वो रहेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि देशी रियासतें हैं उनको अमलगमेट कर लिया जाएगा। लेकिन बात तो हुई कि देशी रियासतें इसके तैयार नहीं हुई, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोना नहीं चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उनकी जो एक थी कि वो एक्सेप्टेबल नहीं था उनके लिए। सो ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर कम इन टू बिंग, इट वॉज नॉट गॉट इस्टेब्लिश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एंड ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट की व्यवस्था थी, द्वैत शासन जिसे हम कहते हैं डायर की। एक तो अपने याद होगा, एक रिजर्व लिस्ट होता था, एक ट्रांसफर लिस्ट होता था। जो रिजर्व लिस्ट होता था उसे वायसराय या गवर्नर जनरल अपने जो
काउंसिल गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एग्जीक्यूट करते थे और वो लेजिस्लेचर की टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसकी लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता था। अब उस दोहरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया प्रोविंसेस में। अब आप कम्प्लीटली ऑटोटॉमी है, आप कम्प्लीटली स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने कानून को बनाने के लिए। कोई रिजर्व लिस्ट, कोई ट्रांसफर लिस्ट नहीं है। आपको स्वायत्तता दी जाती है, आपको ऑटोटॉमी दी जाती है कि मेक द वे यू वांट टू फॉर्म द लॉस। और ये मैंने कहा था कि जो एक शूडो सेटिस्फैक्शन देना था कि आज़ाद हैं आप, उसकी टुवर्ड्स एक कदम था कि एंड ऑफ डायरेक्टली इन दी प्रोविंसेस एंड ऑटोनॉमी वाज गिवन। बट रियल में पावर किसके पास है? सेंटर के पास ही थी, ब्रिटिशर्स के पास भी थी। ये तो सिर्फ एक छद्म था उनका। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डायरेक्टली इन दी प्रोविंसेस, बट इट वाज आल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज इट वेन सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट ऐसा करके कुछ डिवीजन ही नहीं हो पाया, तो इसके आने का कोई मतलब ही नहीं था। ये भी नहीं आया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9191 जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बात उसमें शायद छूट गया था, प्लीज़ ऐड कर लेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि वोटिंग राइट वहाँ पर दी गई थी लिमिटेड पॉपुलेशन को ऑन डिफरेंट बेसिस, कि अगर आपकी जो एजुकेशन इतनी चाहिए या फिर आप इतने टैक्स दें, तो उन बेसिस पे लिमिटेड लोगों को जो वोटिंग राइट दी गई थी। इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ वोटिंग राइट्स को बढ़ाया गया वन सर्टन रीज़न, और वो बढ़ करके 10% ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुँच गई। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगला देखेंगे दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के अनुसार हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सीआरआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरआरआर, रेपो रेट, और भी जो चीज़ें होती हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी फंक्शन जो होते हैं, वो एक चैप्टर सेपरेट है इकोनॉमी में। उससे रिलेटेड वीडियो में मैं ले आऊँगा जब हम इकोनॉमी को डील करेंगे। तो जो भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को जानना चाहिए, उससे टर्म से एज इट इज़ ही क्वेश्चन आते हैं। आई विल बी कमिंग विद द सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी सेक्शंस। तो फिलहाल यहाँ पे जानने के लिए चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई वाज डन एज पर दिस एक्ट। और फेडरल कोर्ट की जो आज हम देखते हैं कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट है या फिर हमारे स्टेट्स में कोर्ट है, उस व्यवस्था की भी यहाँ से प्रारंभ हुई थी। जो संघ से संबंधित प्रॉब्लम है, मतलब जो यूनियन या सेंटर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस रिलेटेड चीज़ें आपके सुप्रीम कोर्ट में भी जाती हैं, स्टेट कोर्ट में भी आती हैं, लेकिन उस व्यवस्था के जो प्रारंभ था वह यहाँ से हुआ था। फिर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, यूनियन एंड स्टेट सर्विस कमीशन, मैंने बताया था 1919 में इस बात की कि भाई अंग्रेज तो हमारे अंग्रेजों के शासन व्यवस्था में, मतलब कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में भारतीय आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, बट उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं थी। 1919 में ये बात हुई थी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की। उस वक्त सेंट्रल सर्विस कमीशन था। 1922 में इलाहाबाद में परीक्षा हुई, और 1926 में जो सेंट्रल सर्विस कमीशन का नाम बदल के फेडरल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया, और स्टेट सर्विस कमीशन भी बनाए गए। तो दो स्तरों पे जो स्टेट सर्विस कमीशन बनाए गए, एक सेंटर में और एक, यानी कि एक यूनियन में और एक स्टेट में, जिसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उस व्यवस्था की जो प्रारंभ थी वो भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई थी। तो देखो दोस्तों, जो आप आज की बात करें कि आज की क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, तो जो कम्युनल अवार्ड की बात है यहाँ पे शायद नहीं लिखी है ना, ओके। जो कम्युनल अवार्ड की एक बात होती है, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कम्युनल अवार्ड टू, जो वहाँ पर डिप्रेस्ड क्लास थे उन्हें कम्युनल राइट की, मैकडोनल्ड की डिप्रेस्ड, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। डिप्रेस्ड क्लास को वो कम्युनल अवार्ड देना चाहते हैं। मतलब वही बात होती है जो मुस्लिमों की 1909 में शुरू हुई थी, उस अनुसार वो भारतीय समाज को तोड़ना चाहते, तो उसकी व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई थी। हालांकि इसके लिए आपने पढ़ा होगा गांधी जी ने फास्ट एंटिल डेथ की भी चीज़ें की थी और व्यवस्था हुई थी, बट उसकी भी बात इसमें आई थी। इसके अलावा इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज क्या व्यवस्था हमें देखने मिलती है, क्या नहीं मिलती है, तो कम्युनल अवार्ड इज़ नॉट देयर। ठीक है दोस्तों, डायरकी इन द सेंटर ऐसा कुछ नहीं है, डायरकी खत्म हुआ है, कम्युनल अवार्ड हुआ है, बट यूनियन स्टेट सर्विस कमीशन इज ऑल ईयर, आरबीआई इज ऑल ईयर, फेडरल सिस्टम इज ऑल ईयर, एंड वोटिंग इज ऑल ईयर। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिंस इट जस्ट हमारे इसके बाद आज़ादी मिली, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे प्रोविजन, यहाँ तो हमने पॉलिटी के हिसाब से देखा था, बट जब हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी सारी प्रोविजन यहाँ से उठा के एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इतनी ही चीज़ें थी एज पर दी पॉलिटी। नेक्स्ट वुड बी आवर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, एंड अकॉर्डिंगली दिस चैप्टर विल कम टू एन एंड, द historical development of Indian constitution or Indian governance. So I would request you all to please take the screenshot of this, and I will be joining you for the next video, Act of Independence 1947, and keep liking the video. Your love is my strength. I will be keep coming more with more and more videos, no matter how many times I have to reshoot the
but this particular video or any video, no issue. Please take the screenshot and stay tuned. Thank you.